स्वागत है आपका भारत में अंग्रेजी राज सीरीज में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह दयालु सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पूरी तरह हराकर बंगाल से बाहर कर दिया, परंतु क्षमा मांगने आए एक भी अंग्रेज को हानि नहीं पहुंचाई। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जो सिराजुद्दौला के अंग्रेजों पर विजय करने के साथ जुड़ी हुई है। यह घटना पश्चिम के देशों के इतिहास की पुस्तक का एक अभिन्न हिस्सा है। लगभग सब अंग्रेज इतिहास लेखक अपनी कौम की इस हार के साथ इस भयंकर हत्याकांड का जिक्र करते हैं, जिसे ब्लैक होल हत्याकांड कहा जाता है। दरअसल ब्लैक होल कलकत्ता की अंग्रेजी कोठी के अंदर एक काल कोठरी थी जिसे अंग्रेज व्यापारियों ने ही बनाया था। इस काल कोठरी में कंपनी के अफसर अपने भारतीय अपराधियों या कर्जदारों को बंद कर दिया करते थे। इन अंग्रेज इतिहास लेखकों का बयान है कि 20 जून को जब सिराजुद्दौला ने कोठी को विजय कर लिया तो रात को इस 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में सिराजुद्दौला के हुक्म से 146 यूरोपियन कैदी बंद कर दिए गए। जून का महीना था। जगह की तंगी और ताजा हवा ना मिल पाने के कारण भीषण यातनाओं के बाद सुबह तक इन 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे और वे भी अधमरी हालत में थे। यह तो वो बात है जो अंग्रेज इतिहास लेखकों ने अपने इतिहास में लिखी और आज हमारे देश और दुनिया के कई देशों में इस घटना को पढ़ा जाता है। लेकिन उस समय के इतिहास की खोज करने वालों के द्वारा अब यह बात अच्छी तरह प्रकट हो चुकी है कि ब्लैक होल का यह सारा किस्सा बिल्कुल झूठा है और केवल सिराजुद्दौला के चरित्र को कलंकित करने और अंग्रेजों के बाद के षड्यंत्र को जायज करार देने के लिए गढ़ा गया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अक्षय कुमार मैत्र ने अपने बंगाल ग्रंथ सिराजुद्दौला में इस किस्से की सच्चाई के विरुद्ध अनेक अकाट्य दलीलें जमा की हैं। सबसे पहले तो इतनी छोटी जगह में 146 मनुष्य चावल की बोरों की तरह भी नहीं भरे जा सकते। इसके अलावा सैयद गुलाम हुसैन की सियरुल मुताखरीन में या उस समय के किसी भी प्रामाणिक इतिहास में या कंपनी के कार्रवाई के रजिस्टरों में या फिर मद्रास काउंसिल की बहसों में इस घटना का कहीं जिक्र तक नहीं आता। क्लाइव और वॉटसन ने कुछ समय बाद नवाब की ज्यादतियों और कंपनी के हानियों को दर्शाते हुए नवाब के नाम जो पत्र लिखे उनमें भी इस घटना का कहीं जिक्र नहीं आता। ना ही अलीनगर के संधि पत्र में उसका कहीं नाम है। बहुत समय बाद क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उसने सिराजुद्दौला के साथ कंपनी के क्रूर व्यवहार के अनेक सबब गिनवाए हैं। उनमें इस घटना का कहीं इशारा भी नहीं मिलता। अंग्रेजों ने अंत में मीर जाफर के साथ जो संधि की उसमें कंपनी के हर तरह के हर जाने का हिसाब लगाया गया है, किंतु इन 123 आदमियों के कुटुंबियों या मुआवजा दिलवाने का कहीं जिक्र तक नहीं है। जो विदेशी लोग जहाजों में बैठकर भाग निकले थे उनके बाद 123 आदमी शायद ही किले के अंदर बचे हों। कुछ लोगों ने बाद में कुछ ऐसे यूरोप वासियों की सूची तैयार करने की कोशिश की जो उस समय कलकत्ता के किले के अंदर मरे और उसे 123 तक लाने का प्रयत्न भी किया। फिर भी वह सूची 56 के ऊपर नहीं जा पाई और ये 56 भी किसी कोठरी में दम घुटकर नहीं मरे बल्कि लड़ाई के जख्मों और मामूली रोगों का शिकार हुए। वास्तव में झूठे किस्से को फरवरी सन 1757 ईस्वी में कलकत्ता के अंग्रेज मुखिया हालवेल ने भारत से विलायत जाते समय जहाज के ऊपर बैठकर गढ़ा था। ये वही हालवेल है जिसकी सिराजुद्दौला ने हथकड़ी खुलवा दी थी। अपने झूठों और जालसाजियों के लिए यह अंग्रेज काफी मशहूर था। हालवेल का चरित्र जानने के लिए एक घटना का जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। भविष्य में हुई एक घटना से आपको हालवेल के चरित्र का पूरा पता लग जाएगा। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठाने के लिए हालवेल ने मीर जाफर से 1 लाख रुपए रिश्वत के ले लिए।
और मीर जाफर की खूब तारीफ की। बाद में जब कासिम को गद्दी पर बैठाने की जरूरत हुई तो उसने 3 लाख रुपए मीर जाफर से लेकर चट कर लिए। अब मीर जाफर को बदनाम करना उसके लिए जरूरी हो गया, इसीलिए कंपनी के डायरेक्टरों के नाम उसने एक लंबा पत्र लिखा जिसमें मीर जाफर को उसने घोर अन्यायी और हत्यारा बयान किया और अनेक ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की एक सूची साथ में दी जिन्हें हालवेल के अनुसार मीर जाफर ने बेकसूर मार डाला था। हर पुरुष के पिता का नाम और हर स्त्री के पति का नाम सूची में दिया हुआ था। इन हत्याओं की छोटी से छोटी तफसील तक हालवेल के पत्र में मौजूद है। इसके कई साल बाद क्लाइव और उसके साथियों ने डायरेक्टरों को एक और पत्र भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि मीर जाफर पर जितने इल्जाम हालवेल ने लगाए हैं वे सब सर से पांव तक झूठे हैं और जिन पुरुषों और स्त्रियों की सूची हालवेल ने अपने पत्र में यह कह कर दी है कि मीर जाफर ने इन लोगों को बेकसूर मार डाला है, उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सब अभी तक जिंदा हैं। फिर भी सिराजुद्दौला को बदनाम करने और अपने देशवासियों के काले कारनामों पर मुलम्मा करने के लिए उस समय से आज तक अंग्रेज इतिहास लेखकों ने हालवेल की ब्लैक होल नामक कल्पना से पूरा फायदा उठाया है। अंग्रेजी स्कूलों की सब पाठ्य पुस्तकों में, जिनमें कि अंग्रेजों के ऊपर सिराजुद्दौला के बेशुमार एहसानों का कहीं जिक्र नहीं है, यह किस्सा कहकर बयान किया जाता है। कलकत्ता में शर्मनाक हार के बाद लगभग सभी अंग्रेज अपना किला यानी कि फोर्ट विलियम छोड़कर कलकत्ता से नीचे और बंगाल की खाड़ी से ऊपर हुगली नदी के किनारे फलता नामक जगह पर आकर ठहर गए और करीब 6 महीने तक वहां ठहरे रहे। यहाँ समय लगाकर इन अंग्रेजों ने इस बात पर चिंतन करा कि भारतीयों के साथ सीधी लड़ाई में जाने से तो हमेशा हार का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वीर अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों से युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इन्हें छल करना नहीं आता, इसीलिए हमारे द्वारा किया गया छल भी इन्हें समझ नहीं आता है। इसीलिए अब से पूरा ध्यान सिर्फ छल की कूटनीति बनाने पर देना है। फलता से इन अंग्रेजों ने एक और तो मद्रास की कोठी के अंग्रेजों को यह लिखा कि मद्रास से नई सेना जमा करके बंगाल भेजी जाए और दूसरी ओर अपने गुप्तचरों के जरिए कलकत्ता के राजा मानिकचंद को और सिराजुद्दौला के दूसरे सेनापतियों, दरबारियों और सामंतों को झूठे सच्चे लोभ दिखाकर अपनी ओर मिलाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। निसंदेह भेद नीति का यह विस्तृत जाल ही वो उपाय हो सकता था जिसके द्वारा यह मुट्ठी भर कमजोर पर चालाक अंग्रेज अपने से ज्यादा ताकतवर लेकिन भोले भारतीय लोगों पर शासन करने की आशा कर रहे थे। स्क्रैप्टन नामक अंग्रेज लिखता है, यह एक बड़े भारी आश्चर्य की बात मालूम होगी कि नवाब ने इतने दिनों इतनी शांति से हमें फलता में क्यों पड़े रहने दिया। इसकी वजह मैं केवल यह बता सकता हूं कि वह हमें एक बहुत ही तुच्छ चीज समझता था और उसे इस बात का गुमान भी नहीं था कि हम सैन्य बल के सहारे फिर बंगाल लौटने की हिम्मत करेंगे। इसी बात पर जीन लॉ नामक अंग्रेज लिखता है, सिराजुद्दौला यूरोप वासियों को बहुत ज्यादा हकीर और तुच्छ समझता था। वह कहा करता था कि इन्हें ठिकाने रखने के लिए केवल एक जोड़ी चप्पल की जरूरत है। इसीलिए वह ये सोच ही नहीं सकता था कि अंग्रेज सैन्य बल द्वारा फिर से बंगाल में पैर जमाने का विचार कर सकते हैं। यदि वह ये अनुमान कर सकता कि अंग्रेज कोई नई तरकीब सोच रहे होंगे तो केवल यही अनुमान कर सकता था कि वे विनम्र होकर एक हाथ से मेरे सामने नजर पेश करेंगे और दूसरे हाथ से फिर अपना व्यापार शुरू करने के लिए खुशी के साथ मेरा फरमान हासिल करेंगे। निसंदेह इसी ख्याल से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को शांतिपूर्वक फलता में पड़े रहने दिया। ये अंग्रेज जहां जाया करते थे वहां ये दानवों की तरह रहा करते थे, जिससे उस जगह के लोग इनसे ज्यादा व्यवहार नहीं करते थे। फलता में ये लोग बस 5 से 6 महीने ही रहे
लेकिन वहां के लोगों ने अंग्रेजों को वहां देखकर अपने बाजार बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से इन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत होने लगी थी। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में यह चल रहा था कि किस तरह दोबारा बंगाल में घुसने को मिले और बंगाल पर कब्जा कर दिया जाए। जब सिराजुद्दौला के अफसर फलता में पड़े इन अंग्रेजों से यह पूछा करते थे कि अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मद्रास क्यों नहीं गए, तो अंग्रेज हर बार यह बात कहकर टाल दिया करते थे, खराब मौसम होने की वजह से वह यहाँ रुके हैं। जैसे ही मौसम समुद्र यात्रा के लिए काबिल हुआ, हम मद्रास चले जाएंगे। और यह करने के साथ साथ इन्होंने गिड़गिड़ा कर नवाब के पास अर्जियां बेचनी शुरू कर दी कि हमें फिर से बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दी जाए। इधर ये अंग्रेज नमक हरामी करने का षड्यंत्र रच रहे थे, और दूसरी ओर सिराजुद्दौला को जब पता चला कि फलता में आम जनता ने अंग्रेजों को देखकर बाजार बंद कर लिए हैं, तो उसने फौरन हुक्म भेजा कि बाजार खोल दिए जाए और बेचारे परदेशियों को खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत ना होने पर। इतना सब हो जाने के बाद भी सिराजुद्दौला दिल से यह चाह रहा था कि अंग्रेज अपनी शरारतें छोड़कर फिर से व्यापार का काम शुरू कर दें। अगर सिराजुद्दौला की नीयत अंग्रेजों का भला करने के अलावा कोई और होती तो या तो कलकत्ता या फिर फलता में से कहीं भी इन विदेशियों को चुन चुनकर मार डालना उनके लिए बहुत आसान था। और अगर वो ऐसा कर भी देता तो कोई इतिहासकार उसे दोषी भी नहीं ठहरा पाता, क्योंकि अंग्रेजों के कर्म ही ऐसे थे। लेकिन शायद अभी तक सिराजुद्दौला और भारत की आम जनता इन विदेशियों के चरित्र को समझ नहीं पाए थे। अगर समझ जाते तो बार बार इन्हें क्षमा न करते। लेकिन फिर बहुत जल्द ही यह भोलापन सिराजुद्दौला को और पूरे भारत को बहुत भारी पड़ने वाला था।